जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम बिहार की कहानी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के बारे में, जिनके बारे में जानना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिहार की राजनीति के सबसे बड़े जो राजनीतिक दल हैं उन दलों में से एक दल लालू प्रसाद यादव की लालटेन भी है। ये लालटेन वही है जो इस समय भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए तैयार है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस समय कार्य कर रही है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव, बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव। किन्हीं कारणों से, कुछ प्रेम प्रसंगों के कारणों से तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर कर दिया गया है और फिर उसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपना खुद का एक दल तैयार करके उससे चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं और पूरा मजबूती से ताल ठोक रहे हैं। तो ये रही लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों के बारे में। और भी उनके बच्चे हैं जिनकी चर्चा हम आगे थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। फिलहाल हमारा फोकस लालू प्रसाद यादव के पूरे पॉलिटिकल करियर पर होगा, उनके जीवन के हर उन पलों का होगा जिसका उन्होंने बिहार की राजनीति में पूरा यूज किया है। तो चैनल बनाए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर सकते हैं जिससे उनको पता चल सके। साथ ही साथ अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप से इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बता भी सकते हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पूर्व भारतीय राजनीतिज्ञ, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और राजद इनकी पार्टी का नाम है, आरजेडी कह सकते हैं, ठीक है। इन्हें राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ये एक राजनीतिक नेता हैं, समाज सुधारक हैं और भारतीय राजनीति में इनकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा छाप रही है। फिलहाल कई घोटालों में इनका नाम है। सबसे बड़ा घोटाला चारा घोटाला था, फिर एक घोटाला था जिसमें ज़मीन दो और नौकरी लो जैसा मामला इन पर लगा हुआ है और इन्हें चुनाव लड़ने पर भी शायद पाबंदी है क्योंकि ये सज़ा काट रहे हैं। इस समय फिलहाल जेल से बाहर हैं। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को फुलवरिया गोपालगंज बिहार में हुआ है। ये राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे 1990 से 1997, फिर केंद्रीय रेल मंत्री रहे 2004 से 2009 में, सांसद ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रह चुके हैं। इनकी शिक्षा की बात करें तो BA, MA, मास्टर ऑफ आर्ट इन्होंने राजनीतिक विज्ञान में किया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 1997 में राष्ट्रीय जनता दल की इन्होंने स्थापना की और एक तरह से देखा जाए तो LLB की हमने बात की। LLB इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से की थी। तो एक वकील भी हैं और वकील एक अच्छा वक्ता होता है और इनके जो विचार हैं, इनकी जो बातें हैं, चाहे वो संसद भवन के अंदर रही हों, ठहाकों से गूंजती हुई रही होंगी। और लालू प्रसाद का जन्म श्री कुंदन राय और श्रीमती मरछिया देवी के यहाँ एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की और पटना विश्वविद्यालय के BN कॉलेज से विधि स्नातक और राजनीतिक विज्ञान में MA की उपाधि प्राप्त की। शुरुआत में बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में क्लर्क के रूप में इन्होंने कार्य किया। लालू जल्द ही छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने भी गए, जिससे उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। लालू प्रसाद यादव छात्र आंदोलन के माध्यम से उभर कर जनता के सामने आए। खासकर जयप्रकाश नारायण के आपातकाल के खिलाफ आंदोलन के दौरान 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी के बैनर तले जीत हासिल करने के बाद मात्र 29 साल की उम्र में वे लोकसभा के सबसे युवा सांसद बन गए। 1990 में वे बिहार के मुख्यमंत्री बने और पिछड़ी जातियों के उत्थान, सामाजिक न्याय और समावेशी शासन पर जोर दिया। उनके कार्यकाल को उनके गरीब हितैषी रुख के लिए प्रशंसा और शासन की खामियों के लिए आलोचना दोनों के लिए जाना जाता है। UPA सरकार में रेल मंत्री रहे 2004 से 2009 के रूप में। लालू को भारतीय रेलवे को लाभप्रद बनाने का श्रेय दिया जाता है क्योंकि लालू के शासनकाल में बताया जाता है कि रेलवे काफ़ी मुनाफे में रही है। उनकी रणनीतियों का हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी अध्ययन किया गया कि किस प्रकार से उन्होंने रेलवे को इतना काफ़ी आगे बढ़ाया, उसको लाभ दिलाया गया। तो उस पर रिसर्च भी होता है, ऐसा मीडिया स्रोतों से जानकारी मिलती है। जैसा कि हमने बताया कि 1997 में जनता दल से अलग होकर उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल राजद का गठन किया, यानी कि पहले जनता दल के नेता थे। इस पार्टी के दशकों तक बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। लालू प्रसाद यादव अक्सर कहा करते थे मीडिया में कि उनके पिता कुंदन राय
एक ग्वाला थे। ग्वाला जानते हैं ना, ग्वाला जो गाय को चराता है, जैसे कृष्ण भगवान गाय चराते थे। तो वो बताते हैं कि उनके पिता कुंदन राय ग्वाला थे और उनकी मजबूत कदकाठी थी। उनके पास 2 गंदे कपड़े थे, जिनमें से एक को वह नीचे की ओर लपेटते थे और दूसरे को कंधे में। वह हमेशा एक लाठी साथ में रखते थे। उनकी आवाज़ बेहद दमदार थी और वह चिल्लाते थे तो उसे 1 मील दूर तक सुना जा सकता था। वह गरीब जरूर थे, मगर साहसी और स्वाभिमानी थे। उनके पास 2 बीघा जमीन और कुछ मवेशी थे। उनकी दुनिया गाय गोरू के बीच सिमटी हुई थी। वह उनसे बात करते थे और वे भी उनकी बातों को समझते थे। भोर में वह उन्हें सुदूर घास के मैदानों में चराने के लिए भी ले जाते थे। लालू प्रसाद यादव की आत्मकथा पुस्तक है जो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपनी आत्मकथा पुस्तक जो है उनकी गोपालगंज से रायसीना जानते हैं ना, कि जो आपका दिल्ली में आपका राष्ट्रपति भवन है वो आपका रायसीना पहाड़ी पर है। ऐसा बताया जाता है कि गरीबी से संघर्ष यानी भूत का सामना वाले हिस्से में लेखन नलिन वर्मा के साथ इन्होंने साझा किया है, यानी कि इनकी जो जीवनी है नलिन वर्मा ने लिखा है। इस दौरान लालू यादव ने अपनी बचपन की यादों को साझा किया। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि लालू यादव की जीवनी की पुस्तक कौन है, तो सुप्रीमो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, और उनकी जो आत्मकथा है वो है गोपालगंज से रायसीना। ठीक है, गोपालगंज से रायसीना, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं, उन्होंने इसमें क्या बताया है। इस दौरान लालू यादव ने अपने बचपन की यादों को साझा किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे एक भगई यानी कि प्राइवेट पार्ट ढकने का कपड़े का छोटा टुकड़ा के साथ बचपन शुरू किया। अभाव और तकलीफों में बचपन बीता। उनके साथ उनके दोस्तों का बचपन भी अभाव में ही बीता। उन्हें अपने बचपन को याद कर और लोगों की तकलीफ याद कर आज भी अपनी सारी बातें याद आती हैं। एक बार उन्हें भूत रास को शमशान की ओर ले जा रहा था, यानी कि ये बता रहे थे कि उनको एक भूत ने रात में शमशान घाट की ओर ले जा रहा था या शमशान की तरफ ले जा रहा था। उन्हें तपेसर ब्रह्म बाबा ने बचा लिया, ऐसा उनके द्वारा लिखा गया है या बताया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी जान की रक्षा तपेसर बाबा ने किया है। लालू आज भी गाँव जाते हैं तो ब्रह्म बाबा के सामने हाथ जोड़ना नहीं भूलते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने भाई मुकुंद राय के साथ पटना के जीवन के बारे में बातचीत की है। कैसे उन्हें चपरासी क्वार्टर के भाई के दोस्तों ने के बर्तन मांजकर और शेखपुरा के एक स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। वो चुटकुले और कबड्डी, चीका, गांव के खेल बच्चों को बताकर उनके बीच हीरो बन गए थे। लालू यादव जो हैं वो अपने भाइयों में 5वें नंबर पर थे। मंगरू राय सबसे बड़े और सुखदेव सबसे छोटे थे। लालू यादव ने कहा है, मैं खुद भी बहुत जल्दी मवेशियों के प्रति आकर्षित हो गया था। आप देखते होंगे ना, लालू यादव का बहुत सारा वीडियो निकल के आता है कि वो गाय वगैरह से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे फ़ोटोज़ इनको आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि पिता के साथ मैं भी मवेशियों को चराने के लिए जाता था, यानी कि जानवर चराने के लिए। मवेशी मतलब जानवर होता है, जो पालतू जानवर होते हैं। उन्होंने बताया है कि मुझसे एकदम बड़े और छोटे भाई भी अन्य ग्वालों और अपने मवेशियों के साथ हमारे साथ हो लेते थे। लालू यादव के मुताबिक माई मकई और दूसरे मोटे अनाज पानी में उबालती थी, जो कि हमारा रात का भोजन होता था। मेरे पिता हमारी भैंस या गाय के थनों से दूध खींचकर हमारी थाली में डाल देते थे। हम पक्के खाद्यान्न में दूध मिलाते थे, इस तरह भोजन को स्वादिष्ट बना लेते थे। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के जीवन यापन करने वाला कोई मैं अकेला व्यक्ति नहीं था, यानी कि इन्होंने अपने गरीबी के दिनों की बात साझा की। लालू यादव बताते हैं कि जो उनके पिता हैं उनके बारे में अपनी याद साझा करते हुए वो बताते हैं कि अपनी जो उनकी याद है उसमें लालू यादव कहते हैं कि मेरे पिता लोग 3 भाई थे। उनके एक भाई सूधन राय सन्यासी बन गए थे और शादी नहीं की थी। वह काली माई और स्थानीय देवता बरम बाबा की पूजा करते थे और लोगों के शरीर में घुस गए भूतों को भगाते थे। हम जब कभी भात मछली की बात करते थे तो वह नाराज होकर गाली देते थे। मेरे गांव और स्कूल के दिनों की कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लेकर मुझे दुख होता है। वहाँ दुष्कर और हताश करने वाली कई तरह की चुनौतियाँ थीं, लेकिन एक बात का मुझे इन दिनों खूब पछतावा होता है। मेरे पास मेरे पिता की तस्वीर नहीं है। 1965 में मैट्रिक पास करने के बाद उनका निधन हो गया था। ठीक है, आइए कुछ और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आर्टिकल्स हैं उनका अध्ययन करके हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, आपको बता दें कि जो चारा घोटाला था ये इनके करियर को ले डूबा। बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख थे ये,
लालू प्रसाद यादव को झारखंड में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के 5वें मामले में दोषी करार दिया। उनकी सज़ा पर 21 फरवरी को सुनवाई हुई और बहुत सारी बातें 2018 में हुई थी। आपको बता दें कि जो इनका मामला था चारा घोटाला, इसे कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म ने ये बताया कि इसे पशुपालन घोटाला ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ चारे का नहीं, असल में यह सारा घपला बिहार सरकार के खजाने से गलत ढंग से पैसे निकालने का है। कई वर्षों में करोड़ों की रकम पशुपालन विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने राजनीतिक मिलीभगत के साथ निकाली। घपला रोशनी में धीरे धीरे आया और जांच के बाद पता चला कि ये सिलसिला वर्षों से चल रहा था। शुरुआत छोटे मोटे मामलों से हुई, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तक जा पहुंचती है। मामला 1-2 करोड़ रुपए से शुरू होकर लगभग 900 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आर्टिकल है BBC न्यूज़ का आर्टिकल है, जो क्या है चारा घोटाला जिसमें लालू पर चल रहा है केस। ये आपका 8 मई 2017 और साथ में आपका 6 जनवरी 2018 में ये अपडेट हुआ है। तो इसको आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो वहाँ जाकर BBC हिंदी पर आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि ये 900 करोड़ रुपए तक पहुंचा है और कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि घपला कितनी रकम का है, क्योंकि यह वर्षों से होता रहा है और बिहार में हिसाब रखने में भी भारी गड़बड़ियां हुई हैं। मामले में फंसे लालू यादव को इस सिलसिले में जेल तक जाना पड़ा। उनके खिलाफ सीबीआई और आयकर की जांच हुई, छापे पड़े और अब भी वे कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में सीबीआई ने राबड़ी देवी को भी अभियुक्त बनाया। बिहार पुलिस ने 1994 में राज्य के गुमला, रांची, पटना, डोरंडा और लोहरदगा जैसे कई कोषागारों से फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए की कथित अवैध निकासी के मामले में दर्ज किए। रातों रात सरकारी कोषागार और पशुपालन विभाग के कई सौ कर्मचारी गिरफ्तार कर लिए गए। कई ठेकेदारों और सप्लायरों को हिरासत में लिया गया और राज्य भर में दर्जन भर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। राज्य के विपक्षी दलों ने मांग उठाई कि घोटाले के आकार और राजनीतिक मिलीभगत को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। सीबीआई ने मामले की जांच की कमान संयुक्त निदेशक UN विश्वास को सौंपी और यहीं से जांच का रुख बदला। सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच के बाद कहा कि मामला उतना सीधा साधा नहीं जितना बिहार सरकार बता रही है। सीबीआई ने उस समय कहा था कि चारा घोटाले में शामिल सभी बड़े अभियुक्तों के संबंध राष्ट्रीय जनता दल और अन्य पार्टियों के शीर्ष नेताओं से रहे हैं और उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि काली कमाई का हिस्सा नेताओं की झोली में भी गया है। यानी कि मामला बहुत ज़्यादा हाई फाई हो चुका था। सीबीआई ने इसमें बताया था कि जो राज्य के खजाने से पैसा कुछ इस तरह निकाला गया, जैसे पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने चारे, पशुओं की दवा आदि की सप्लाई के लिए करोड़ों रुपए के फर्जी बिल कोषागारों से वर्षों तक नियमित रूप से भुनाए। जांच अधिकारियों का कहना है कि बिहार के मुख्य लेखा परीक्षक ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को समय समय पर भेजी थी, लेकिन बिहार सरकार ने इसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। राज्य सरकार की वित्तीय अनियमितताओं का हाल ये था कि कई वर्षों तक विधानसभा में बजट पारित नहीं हुआ और राज्य का सारा काम लेखा अनुदान के सहारे चलता रहा। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि उसके पास इस बात के दस्तावेजी सबूत है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को न सिर्फ इस मामले की पूरी जानकारी थी, बल्कि उन्होंने कई मौक़ों पर राज्य के वित्त मंत्रालय के प्रभारी के रूप में इन निकासियों की अनुमति दी थी। सीबीआई का कहना है कि ये सामान्य आर्थिक भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि व्यापक षड्यंत्र का मामला है, जिसमें राज्य के कर्मचारी, नेता और व्यापारी वर्ग समान रूप से भागीदार थे। मामला सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल तक सीमित नहीं रहा। इस सिलसिले में बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को गिरफ्तार किया गया। राज्य के कई और मंत्री भी इसमें गिरफ्तार हुए। सीबीआई के कमान संभालते ही बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और छापेमारी शुरू हो गई। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जिसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने तक वे कई महीनों तक जेल में रहे। मामले के तेजी से निपटारे में बहुत सारी बाधाएं आई। पहले तो इसी पर लंबी कानूनी बहस चलती रही कि बिहार से अलग होकर बने झारखंड राज्य के मामलों की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में होगी या रांची हाई कोर्ट में होगी। जब हम सारी कहानी को जान ही रहे हैं तो आइए ये भी जान लें कि जो कल हत्याकांड हुआ था दुलार चंद यादव का, उसमें लालू यादव से उनके क्या संबंध रहे थे, किस प्रकार से लालू यादव के इशारे पर वो एक बार चुनाव में बैठ भी गए थे और इस समय क्यों लालू प्रसाद यादव की पार्टी से ये काफ़ी नाराज चल रहे थे और उनके खिलाफ कहीं ना कहीं
जन स्वराज के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं आपको विशेष तरीके से जाननी चाहिए, क्योंकि सियासी जो सरगर्मी है उसमें ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि दुलार चंद यादव की हत्या बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना है और इससे कहीं ना कहीं समाज में जातिगत रोष पनप सकता है। राजनीति और अपराध के गठजोड़ के कारण एक बार फिर से खून के छींटे उड़े हैं। विधानसभा चुनाव में इसके असर से इनकार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दुलार चंद यादव को 90 के दशक में टाल क्षेत्र का आतंक कहा जाता था। कोई दूध के धुले दुलार चंद यादव नहीं थे, ना ही अनंत सिंह दूध के धुले थे, लेकिन दुलार चंद यादव का मरना बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं खलबली मचा दिया है। 1990 में जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो दुलार चंद यादव की ताकत लगातार बढ़ती गई। तब विपक्ष के नेता जगन्नाथ मिश्र ने आरोप लगाया था कि लालू यादव जाति के आधार पर अपराधियों को संगठित कर रहे हैं। उस समय लालू यादव की पार्टी से दिलीप सिंह मोकामा के विधायक थे। दिलीप सिंह अनंत सिंह के बड़े भाई थे। भूमिहार जात से आने वाले दिलीप सिंह भी बाहुबली नेता थे। कहा जाता है कि बाढ़ मुकामा में दिलीप सिंह को कंट्रोल करने के लिए लालू यादव ने दुलार चंद यादव को खड़ा किया था। हाल ही में दुलार चंद यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लालू जी ने जो दिया वो कोई नहीं दे सकता, लालू जी ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। हम तो लालू जी के लिए समर्पित हैं, राजद के लिए समर्पित हैं। लालू जी हमको मानते भी थे। एक बार मैं लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा हो रहा था, तब लालू जी मेरे घर पहुंच गए और चुनाव में बैठ जाने के लिए भी कहा था, और मैं उनकी बात भला कैसे टाल सकता था। मैं चुनाव में बैठ गया तो नीतीश कुमार जीत भी गए थे। चुनावी हलफनामा 2010 के मुताबिक दुलार चंद यादव पर 12 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। उनमें हत्या से संबंधित 4 आरोप, हत्या के प्रयास से संबंधित 4 आरोप, हत्या की नीयत से अपहरण का 1 आरोप शामिल था। जमीन कब्जा और जबरन वसूली के भी कई आरोप थे। 2019 में बाढ़ की सहायक पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने दुलार चंद यादव को जमीन हड़पने, जबरन वसूली और हत्या के प्रयास से जुड़े आपराधिक मामले में गिरफ्तार भी किया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि अपराध की दुनिया में ताकत हासिल करने के बाद दुलार चंद यादव ने राजनीति में किस्मत आजमाने की कोशिश की थी। करीबी होने के बाद भी लालू यादव ने दुलार चंद यादव को कभी अपनी पार्टी से टिकट नहीं दिया। तब जनता दल में जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव और जैसे नेता थे जो राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ थे, इसलिए लालू यादव दुलार चंद यादव को जनता दल से टिकट नहीं दिला सके थे। बाद में जब लालू यादव ने राजद का गठन किया तब अपनी छवि बचाने के लिए दूर रहे। कहा जाता है कि लालू यादव ने अपने पिछड़ावाद को चमकाने के लिए दुलार चंद यादव का केवल इस्तेमाल किया। दुलार चंद यादव ने सबसे पहले 1995 में बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस सीट पर कुल 40 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। उम्मीदवारों की भीड़ में दुलार चंद यादव की बिल्कुल नहीं चली। हैरानी की बात है कि जिस यादव समाज के लिए दुलार चंद यादव बाहुबली नेता थे, उसने वोट देने से कन्नी काट ली। इस चुनाव में दुलार चंद यादव को केवल 105 वोट मिले थे। कितने वोट मिले थे? 105 वोट। ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये नवभारत टाइम्स ने प्रिंट किया हुआ है। गोली बंदूक की पहचान वाले दुलार चंद यादवों ने नेता मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनकी छवि बाहुबली की हो गई थी और गोली बंदूक इनके साथ। इसकी तस्वीरें भी बहुत सारी आपने देखी होंगी। इस चुनाव में लालू यादव ने बाढ़ सीट से विजय कृष्ण, जो एक राजपूत थे, उनको उम्मीदवार बनाया था। तब नीतीश कुमार समता पार्टी के नेता थे। समता पार्टी के भुवनेश्वर प्रसाद सिंह और विजय कृष्ण में कांटे का मुकाबला हुआ। करीब 4000 वोटों से विजय कृष्ण जीत भी गए। आपको बता दें कि दुलार चंद यादव ने 2010 में एक बार फिर चुनावी राजनीति में एंट्री लेने की कोशिश की। बाढ़ सीट से जनता दल सेकुलर के टिकट पर चुनाव लड़े। इस बार भी बुरी तरह हारे। तब दुलार चंद यादव की उम्र 60 साल की हो चुकी थी और अपनी सामाजिक हैसियत भी बना ली थी, लेकिन चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं मिला। जब सिर्फ 598 वोट मिले तब कोई कैसे उन्हें यादवों का नेता मान सकता था। दुलार चंद यादव को भले चुनावी जीत नहीं मिली, लेकिन बाढ़ मुकामा के टाल में दबदबा कायम रहा। जो वोट मिलते थे वो भी इतना कम मिलता था कि आप सोच भी नहीं सकते उतना तो ग्राम प्रधान के चुनाव में लोग वोट पाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में समय राजद और कांग्रेस में गठबंधन था। तब अनंत कुमार सिंह नीतीश कुमार से झगड़ा चल रहा था। वे राजद में चले गए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मुंगेर सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से ललन सिंह खड़े थे। इस चुनाव में दुलार चंद यादव ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए प्रचार किया था।
ये भी फैक्ट आपको जानना चाहिए। और ये एक साक्षात्कार में दुलार चंद यादव ने खुद ये बताई थी। दुलार चंद यादव ने कहा था, मैं लालू जी का पक्का समर्थक हूँ। जब अनंत सिंह राजद कांग्रेस गठबंधन में आए तो हम लोग एक मंच पर आ गए। हम दोनों लालू यादव के साथ थे। तब मैंने नीलम देवी के लिए चुनाव प्रचार किया था, लेकिन दुलार चंद के प्रचार से नीलम देवी को कोई फायदा नहीं मिला। वे करीब 1,67,000 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हार गए। ललन सिंह ने मुकाबले को एक तरफा उस समय बना दिया था। यानी कि जो चुनावी रंजिश है वो आज की नहीं, बहुत पुरानी थी। और दुलार चंद यादव की पॉलिटिकल करियर में लालू प्रसाद यादव का भी नाम देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव का पॉलिटिकल करियर बना रहा। लालू प्रसाद यादव का एक मामला जो बहुत चर्चित था, जिसके बारे में हमने पीछे भी चर्चा किया कि लालू प्रसाद यादव जो इनका चाला घोटाला था उनमें इनको सजा हुई। उसके बाद क्या हुआ, आइए थोड़ा डिटेल से हम जानते हैं कि किस प्रकार से राबड़ी यादव को इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया। आपको बता दें कि सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक उपेंद्र नाथ विश्वास, जिन्हें UN विश्वास के नाम से जाना जाता है, उन्होंने मीडिया में बताया या उन्होंने जो खुलासा किया था उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने 950 करोड़ रुपए के इस घोटाले में राजद प्रमुख लालू यादव को गिरफ्तारी से बचाने की राजनीतिक चालें चली थी। 1990 से 1996 में पशुपालन विभाग में हुए इस घोटाले में फर्जी बिलों से करोड़ों का जो गमन हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस इनको बचाने की कोशिश कर रही थी। ये घोटाला ही ऐसा था कि 30 साल बाद भी लोग इसके बारे में बात करते हुए नजर आ जाते हैं। आज भी आप जाएंगे बिहार में तो बिहार के चुनाव में चारा चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता रहता है या चारा घोटाला शब्दों का इस्तेमाल होता रहता है। आपको बता दें कि 1990 से 96 के दौरान जो सामने आया था घोटाला, इसमें अधिकारियों ने बेईमान सप्लायर्स के साथ मिलकर फर्जी बिलों के आधार पर सैकड़ों करोड़ों का गबन माना था। आपको बता दें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री HD गौड़ा ने लालू प्रसाद की गिरफ्तारी से रोकने के लिए भी सीबीआई के जो अधिकारी थे उन पर दबाव डाला था। जब वो अपने उद्देश्य में विफल रहे तो कांग्रेस ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। रिटायर IPS अफसर ने 1990 के दशक में इस विवादास्पद जांच के दौरान कांग्रेस की ओर से लालू प्रसाद यादव को दिए गए पूर्ण समर्थन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव घोटाले में गिरफ्तारी से बचने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने गुरु और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी से केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेने का अनुरोध किया। सीताराम केसरी ने उनकी बात मान ली। उन्होंने घोटाले से जुड़े 75 मामलों में सजा दिलाने में सीबीआई की सफलता का श्रेय अदालतों की कड़ी निगरानी को दिया। पूर्व सीबीआई अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने ही लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा देने और राबड़ी देवी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाने की सलाह दी थी। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर कोई इस्तीफा देता है तो वो अपने ही परिवार के सदस्य को रखना चाहता है कि जेल में रहने के बाद भी वो रिमोट कंट्रोल से सरकार को चला ले। ऐसा झारखंड में भी आपने पिछले दिनों देखा होगा, जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो ऐसा निकला कि वो अपनी पत्नी को बनाएंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने किसी दूसरे को बनाया था। ठीक है, जिसकी कहानी भी हमने बताई थी। इसी तरह अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगे कि वो अपनी पत्नी को बनाएंगे तो, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को ना बनाकर वहाँ पे किसी दूसरे को बनाया था। तो लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले में जब ज़्यादा चीज़ें होने लगी तो ये मामला उन्होंने आगे राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया था। आपको बता दें कि उपेंद्र नाथ विश्वास ने कहा था कि गिरफ्तारी से बचने की अपनी हताशा में लालू प्रसाद यादव ने अगले प्रधानमंत्री IK गुजराल से भी संपर्क किया था और मुझ पर नियंत्रण रखने की गुहार भी लगाई थी। लेकिन प्रधानमंत्री गुजराल ने कहा, मुझे माफ़ करना। सेवानिवृत्त सीबीआई अधिकारी ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए की गई कोशिशों को भी याद किया था। यानी कि लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे हथकंडे हुए, अधिकारियों को दबाने की कोशिश हुई। फिलहाल लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को सीट अपनी दी और फिर उन्होंने अपनी सरकार चलाई और जेल में रहते हुए भी उन्होंने बिहार का शासन चलाया। और उनकी पत्नी कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी बिहार की मुखिया बन गई, जिसको लेकर बहुत सारा विरोध भी हुआ, लेकिन कोई कुछ भी बिगाड़ ना सका। और लालू प्रसाद यादव आज भी जीवित हैं और समाज में बने हुए हैं। उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनके
छोटे बेटे पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, बड़े बेटे को घर से निकाल दिया गया है। और भी उनकी कई बेटियां हैं जो भी पार्टी, परिवार, बिजनेस इत्यादि चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। इनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में जीवन चल रहा है। इनकी पत्नी से इनका विवाद, ये सारी चीज़ें हैं। घर से निकाल देना, इनका जिनसे प्रेम है उसके वीडियो फोटोज़ वायरल करना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन में हैं। जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।